craft of problem solving. Welcome to this series in which we are trying to learn mathematics through problem solving. तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जो क्वेश्चंस या प्रॉब्लम सेलेक्ट किए गए हैं वो हैं IIT JEE के एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस, जिसमें 2007 से लेके 2020 तक के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें जेई मेंस के क्वेश्चंस को शामिल नहीं किया है। 2012 से लेके 2020 तक के जेई एडवांस के क्वेश्चंस हैं एंड 2007 से 2011 तक के वैसे क्वेश्चंस हैं जो कि जेई एडवांस के लेवल के हो सकते हैं। तो इसमें आज जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है 2007 के क्वेश्चंस पर। तो उसको देखते हैं कि हम इन क्वेश्चन सोल्यूशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाते हैं। लेट अस सी। ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा ये गया है कि एक मैन वॉक करता है पहले 3 यूनिट के डिस्टेंस को ओरिजिन से, और वो उसका डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट है। इसका मतलब अगर ये डायरेक्शन इसका नॉर्थ है और ये ईस्ट है, दैट मीन्स नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 45 डिग्रीज का एंगल बनता होगा और वो इस ग्रीन लाइन के अलॉन्ग मूव किया होगा 3 यूनिट के डिस्टेंस को। तो इसको हम मान लेते हैं 3 यूनिट्स एंड देन ये किसी पॉइंट पे पहुंचता है। मान लेते हैं कि वो पॉइंट है Q, और उस पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने अज्यूम किया है Z1। यहाँ पहुँचने के बाद आप यहाँ फिर से क्वेश्चन आगे प्रोसीड करोगे, सो यू विल गेट ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ विद डायरेक्शन 45 डिग्री। तो यहाँ पे उसने फिर से अगर इस पोजीशन पे पहुंचा है तो उसने फिर से नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर हम वर्चुअली इस को नॉर्थ लिखते हैं, इसको वेस्ट, सो ऑब्वियसली ये एंगल होगा 45 डिग्रीज। सो यहाँ से वो 45 डिग्रीज बनाएगा और फिर वो 4 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट P पे पहुँच जाएगा, और उस पॉइंट P के पोजीशन को मैंने Z से रिप्रेजेंट किया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि Z का वाकई कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा, इन 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं इसको पहले कैसे करेंगे। सो ऑब्वियस सा एक टेक्निक ये हो सकता है कि चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की मदद से समझा जा सकता है, वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि वेक्टर अगर 2 डायमेंशनल हो तो वो एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का I कॉम्पोनेंट होगा, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, वो वेक्टर के J कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो उस वेक्टर के X कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे हमें उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होगा। अगर हमें इस OP वेक्टर को अगर अज्यूम करते हैं, OP वेक्टर को फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि OP वेक्टर को लिखा कैसे जा सकता है। वी कैन राइट OP vector is equal to OQ vector plus QP vector। तो अगर हम इस OQ वेक्टर और QP वेक्टर को फाइंड आउट कर पाएँ तो OP वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे Z होगा, उस Z को OQ वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज Z1 एंड प्लस QP वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने वाले हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ लिख पाएंगे एंड देन Z वहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। तो क्या हम QP वेक्टर को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको ट्रांसलेट करके ओरिजिन से इमर्जिंग कोई वेक्टर रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए इसको यहाँ ट्रांसलेट करते हैं। सो वी विल जस्ट ट्रांसलेट दिस वेक्टर इमर्जिंग फ्रॉम ओरिजिन, और ये अब ये वेक्टर इसके जस्ट पैरेलल वेक्टर है उसी के डायरेक्शन में। तो इसको हम मान लेते हैं कि वो M पे जाके एंड हो रहा है, और इस M को रिप्रेजेंट करने वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मैंने जूम किया है Z2, और इस M से फिर P को ज्वाइन कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वी कैन थिंक ऑन दिस पैरेललोग्राम। तो अब ये क्लियर हो गया है कि QP वेक्टर की जगह पे हम ये Z2 वेक्टर पुट करके Z के कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड कर सकते हैं, मैंने Z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं।
सो हमें निकालना होगा Z1 एंड Z2। सो Z1 तो इस Q को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर है और ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड है 45 डिग्रीज पे और इसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट। तो इस Z1 को लिख सकते हैं हम लोग 3 कोसाइन 45 डिग्रीज प्लस I साइन 45 डिग्रीज, जिससे आपको ये वेक्टर Z1 मिल जाएगा। लेकिन आप गौर कीजिए कि जो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें कहीं भी डिग्रीज में एंगल नहीं है, इसलिए हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रेडियन आर्गुमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा एंड देन साथ ही साथ ऑयलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो अगर 45 डिग्रीज एंगल गिवन है तो उसको रेडियन में लिखने के लिए लिखेंगे π/4 एंड ऑयलर में लिखेंगे तो हो जाएगा 3e⁻I π/4। तो Z1 तो मिल चुका है, दैट मीन्स अगर हम इस Z1 को रिप्लेस करें e⁻I π/4 से और Z2 अगर मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। सो दिस इज स्टिल दिस थिंग एंड Z2। तो मैं Z2 को यहाँ प्लेस करने वाला हूँ, पहले Z2 को फाइंड आउट कर लें। अब इस Z2 को फाइंड करने के लिए आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर का दो चीज़ें फाइंड करोगे, क्या क्या, मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट। सो मॉडुलस तो ऑब्वियसली 4 यूनिट ही होगा बिकॉज इसी को ट्रांसलेट किया गया है पैरेललोग्राम में, सो इट हैज़ द सेम लेंथ। अब आर्गुमेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ इस बात को ज्योमेट्री से समझते हैं। यहाँ 45 डिग्रीज है, दिस इज अगेन द 45 डिग्रीज, तो ये पूरा जो एंगल होगा, ये वाला एंगल 45 डिग्रीज है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्रीज। अगर ये 90 डिग्रीज है सो अगेन दिस विल बी 90 डिग्रीज, और इस वजह से हम इस OM वेक्टर के यानी कि Z2 का आर्गुमेंट लिख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z2 कैन बी रिटन एज व्हाट, 45 डिग्रीज एंड प्लस 90 डिग्रीज, यानी कि उसको लिख सकते हैं 3π/4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो π माइनस π/4 बिकॉज दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। सो आर्गुमेंट ऑफ Z2 मिल गया 3π/4, तो हम Z2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, Z2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स e⁻I 3π/4। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारा काम बन जाना चाहिए, नो हमारा काम यहाँ नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, बिकॉज आप जब ऑप्शंस देखोगे तो इसमें सब π/4 के फॉर्म में है, 3π/4 कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो क्या ये आंसर गलत है, ऑफ कोर्स नॉट, ये आंसर सही है, लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन के आधार पे आंसर लाना है तो हमें उस कॉन्टेक्स्ट में अपने थॉट को कंसाइज करना पड़ेगा, उस लेवल तक हमें पहुंचना पड़ेगा जिससे कि हम ये आंसर कोई ना कोई पा सकें। तो अब हमें इसको दूसरे तरीके से सोचना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग वेरी स्लो क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें इसमें बतानी है। सो लेट अस सी, e⁻I 3π/4 को हम π माइनस π/4 लिखेंगे तो काम चलेगा क्या, अगेन वो काम नहीं करेगा, बिकॉज अगर π माइनस π/4 लिखोगे तो वो निगेटिव π/4 आ जाएगा और कहीं ना कहीं हमें फिर से उसको मैनिपुलेट करना पड़ जाएगा और वो कॉम्प्लिकेट होने वाला है। तो हम एक दूसरा तरीका सोचते हैं, क्या इस आर्गुमेंट को π/4 प्लस π/2 लिख सकते हैं। सो अगेन वी कैन राइट इट। अब मैं Z2 को फिर से लिखने वाले हैं 4 टाइम्स e⁻I π/2 प्लस π/4, जिससे फायदा क्या होगा कि अब इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, एंड वी कैन राइट e⁻I π/2 टाइम्स e⁻I π/4, जिससे e⁻I π/2 को अगर फिर से आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी I ओनली। वाई, बिकॉज ये बन जाएगा cos π/2 प्लस I sin π/2, इसमें cos π/2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और I sin π/2 की वैल्यू हो जाएगी ओनली I। सो दिस विल गिव यू द वैल्यू I, एंड ये हो जाएगा e⁻I π/4, एंड नाउ वी कैन सेफली पुट इट हियर। सो Z जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा 3e⁻I π/4 प्लस 4e⁻I π/4 and then I also. So we can now take this e⁻I π/4 common from both of these terms. तो अब जो हमारे पास आएगा वो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था।
सो z जो मिला वो मिल गया 3 + 4i टाइम्स e⁴ और ये ऑप्शन डी बताता है कि करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे बहुत चीज़ें बतानी है। लेट अस सी नाउ, क्या हम इसको और बेटर कर सकते हैं क्या? जैसे मैंने इस OM वेक्टर को फाइंड आउट किया है या फिर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट किया है इस थोड़े से लंबे प्रोसेस से, क्या मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कर सकता हूँ? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी प्लेन में गिवन हो लाइक दिस, सपोज कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और इसको मैं अगर π/2 यूनिट से रोटेट करूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड वो रखेगा सेम। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू IZ1। ऐसा क्यों? बिकॉज आर्गुमेंट इसका अगर मान लेते हैं थीटा है, तो जब आप π/2 यूनिट से रोटेट करोगे सो यू आर एडिंग π/2 इन दैट थीटा। तो इस वजह से आर्गुमेंट को अगर आप π/2 ऐड कर रहे हो, तो चूंकि i को मल्टीप्लाई करेंगे Z1 से, तो आर्गुमेंट इसमें अप्लाई करने पे आर्गुमेंट प्रॉपर्टी से ये ब्रेक हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ IZ1 इज गोइंग टू गिव यू आर्गुमेंट ऑफ i प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z1, जिससे ये मिल जाएगा π/2, क्योंकि ये i इमेजिनरी एक्सिस पे होता है एंड देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 वाज थीटा। सो इसलिए π/2 प्लस थीटा का इफेक्ट IZ1 के साथ एग्जैक्ट इक्विवेलेंट होगा। मतलब अगर लैंग्वेज में कहा जाए तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को π/2 यूनिट एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जाए, तो वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो i इंटू प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हमें इसी को रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़े तो भी हम सही उत्तर पाएंगे। मतलब ये कि हमारे पास एक पहला कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और एक रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर पता है कि वो π/2 यूनिट के एंगल रोटेटेड वैल्यू पे है, तो इसका मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर में i मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। बट देयर इज वन इम्पॉर्टेंट कैच हियर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखिए सेम है। यहाँ इस केस में OQ यानी कि Z1 का मैग्नीट्यूड है 3 और Z2 का मैग्नीट्यूड है 4, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन डू स्टिल। कैसे करेंगे देखते हैं। Z2 को फाइंड करना है तो क्या करेंगे कि इस पहले Z1 के अलॉन्ग ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो Z1 का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 3 दे रखा है, तो उसका Z2 के अलॉन्ग मैंने एक ऐसा वेक्टर या फिर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ऑब्वियसली 3e⁴ को 3 से डिवाइड कर दोगे तो वो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो यूनी मॉड्यूलर हो जाएगा। तो हमने ये पहले ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढा जिसका मैग्नीट्यूड 1 था और इसको मैंने फिर अब रोटेट कर दिया π/2 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा i टाइम्स दिस। और अब ये वेक्टर जो मिला या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मिला वो इस Z2 के अलॉन्ग होगा, लेकिन अभी इसका मैग्नीट्यूड फिर से 1 ही है, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड को हमें बनाना है 4, सो वी कैन सिंपली मल्टीप्लाई दिस थिंग बाय 4। इससे Z2 डायरेक्टली मिल जाएगा बिना इन सब लफड़ों में पड़े हुए। तो Z2 मिल गया 4e⁴ और Z1 पहले से पता था 3e⁴. Again we can replace this Z2 here and we can get the answer exactly same what we get in this previous method. So इन दो मेथड से इसको हम कर सकते हैं, हालांकि ये जो मेथड है वो एक ही मेथड काउंट होगा, बट क्या हम इसको और तरीके से सोच सकते हैं? So of course we can do. So इस मेथड में हम लोग वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले नहीं हैं। इसमें अगर किसी स्टूडेंट को केवल आर्गुमेंट और मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता हो तो वो उसको आसानी से कर सकता है। इसमें एक थोड़ा सा कैच ये है कि आपको इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट नहीं फाइंड करना होगा, हमें ऑप्शन के थ्रू इसको सॉल्व करना है। लेट अस ट्राई टू सी। सो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को एग्जैक्टली क्या फाइंड किया जा सकता है?
तो अगर मान लो कि z को हम फाइंड करने चलें तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, उस z का आर्गुमेंट और उस z का मॉडुलस। तो क्या इस z का मॉडुलस पता है? सो ऑब्वियसली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अगर आप इसको फ्रेश सॉल्यूशन की तरह करो तो इसको राइट एंगल प्रूव करने में कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो ये अगर राइट एंगल है तो ऑब्वियसली ये लेंथ आसानी से पता हो सकता है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज गोइंग टू बी 5। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका 5। अब हमें पता लगाना है इसका आर्गुमेंट। तो अगर आर्गुमेंट पता लगाना होगा सो आप क्लियरली देख सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ z क्योंकि मेजर होगा इस x डायरेक्शन से तो वो होगा 45 डिग्रीज एंड प्लस सम एंगल हियर। तो ये इस एंगल सम एंगल को मैंने मान लिया लेट्स से थीटा। तो अगर मैं इसको थीटा लिखता हूँ तो ये थीटा हमें निकालना होगा। तो इस ट्रायंगल में आप थीटा फाइंड आउट कर सकते हो। ऑब्वियसली tan थीटा को लिखा जा सकता है 4 डिवाइडेड बाय 3। सो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 4/3। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर के पास मैग्नीट्यूड भी है एंड आर्गुमेंट भी है। तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसके फॉर्म में तो दे नहीं रखा, वो डिस्गाइज फॉर्म में है। तो हम इसको डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू देखोगे। क्या करना होगा, सारे ऑप्शंस को चेक करो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड 5 हो और आर्गुमेंट π/4 प्लस tan इनवर्स 4/3 हो। इसके लिए दो प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ेगी, एक तो मॉडुलस की और दूसरी आर्गुमेंट की। मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट दे रखा हो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो हम उन दोनों के मैग्नीट्यूड को फाइंड करके प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों सेम ही आएगा। मतलब z1 z2 का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2। एंड फॉर दिस अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट फाइंड करना हो, सो ये हो जाएगा उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का सम। तो हमें इन दो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ेगा हर एक कॉम्प्लेक्स जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनके ऊपर। तो ऑब्वियसली ए तो डिस्कार्ड हो जाएगा बिकॉज ये पहले से ही प्लस के फॉर्म में है। तो हम इसमें अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करने जाएंगे सो विल नॉट गेट द मैग्नीट्यूड एज 5। आप लोग इसको चेक कर सकते हो। तो बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो बी में आप जाओगे तो अगर मैग्नीट्यूड, मान लो मैं इसको चेक करने की कोशिश करता हूँ, तो पहले मैं फाइंड करूँगा मैग्नीट्यूड। सो 3 - 4 आयोटा का मैग्नीट्यूड एंड टाइम्स e⁻i⁴। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट में दे रखा है। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड टाइम्स दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड तो 5 आ रहा है, बट अगर हम इसका आर्गुमेंट फाइंड करेंगे तो आर्गुमेंट हो जाएगा कितना, पहले आ जाएगा tan इनवर्स। अगर हम इसका आर्गुमेंट ढूंढते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -4/3 एंड प्लस π/4, जबकि चाहिए हमें tan इनवर्स 4/3 प्लस π/4। तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड 5 तो होगा बट इसका आर्गुमेंट tan इनवर्स 3/4 होगा और प्लस π/4 होगा। tan इनवर्स 3/4 नहीं चाहिए। तो ऑप्शन बचता है डी, जिसमें ये दोनों चीज़ें मिल पा रही हैं और इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इसमें आपने क्या किया बेसिकली कि डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर के सॉल्यूशन को नहीं ढूंढा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो ढूंढना था उनकी दो प्रॉपर्टीज़ को फाइंड किया और उसके बाद मैंने वो ऑप्शन चेक किया जिसके पास ये दोनों प्रॉपर्टी शामिल हैं। तो इस अनदर वे के बाद अभी मेरे पास एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको देखते हैं। एंड दैट आई कैन कॉल अ बेटर वे। लेट अस सी इट। सो इस बेटर वे में हमें ये समझना है कि अगर दो लाइंस गिवन हों और उनके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो उनके बीच का एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा इन दो लाइंस के बीच का, और ये है थीटा 1 और ये थीटा 2। सो ऑब्वियसली आप इस बात पर एग्री करोगे। सो यहाँ पे होगा थीटा
इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 होगा, एंड देन वी कैन मैनिपुलेट इट। तो अब अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट में ले जाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसके ऊपर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ले करता हूँ। सबसे पहले इस लाइन के ऊपर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर डाले हैं, सपोज कीजिए Z1 एंड Z2, एंड इस लाइन के ऊपर मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिए, लेट्स सी Z3 एंड हियर इज Z4। तो आप समझिए अगर हमें इस थीटा 2 को लिखना होगा तो थीटा 2 को हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का आर्गुमेंट कह सकते हैं। दैट मीन्स थीटा 2 कैन बी रिटन एज आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3। इसमें ध्यान रहे कि Z4 जिसके पास y ग्रेटर है उसको पहले लिखना चाहिए हमें, एंड थीटा 1 को मुझे लिखना पड़ेगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से अगर आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1 हो, सो वी कैन राइट आर्गुमेंट ऑफ Z डिवाइड बाई Z1। तो यहाँ लिखना चाहिए मुझे थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट ऑफ Z4 माइनस Z3 डिवाइडेड बाय Z2 माइनस Z1। अब इसको डायरेक्टली बिना इस फिगर को बनाए हुए याद रख सकते हो। कैसे? आपको ध्यान देना है कि जो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है उस लाइन से जो न्यूमरेटर में लिखना होगा उस लाइन तक का एंगल थीटा होगा जो यहाँ फाइंड आउट किया जाएगा। और उस पे थीटा को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो ओरिएंटेशन लेना है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, डिनोमिनेटर वाले लाइन सेगमेंट से न्यूमरेटर वाले लाइन सेगमेंट की तरफ। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे हम लोग Z2 माइनस Z1 से Z4 माइनस Z3 की तरफ। तो ये थीटा पॉजिटिव काउंट होगा और इससे ये इन दोनों के बीच का एंगल मिलेगा थीटा, जो इस फॉर्म में लिखा सकता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो लाइक Z4 माइनस Z3 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं Z4 माइनस Z3 डिवाइड बाई Z2 माइनस Z1 का मॉड टाइम्स e द पावर i, और ये आर्गुमेंट उसका। बिकॉज आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पोलर फॉर्म का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हम लोग। कैसे? अगर मॉडुलस पता हो एंड देन आर्गुमेंट पता हो, तो अगर Z3 माइनस Z4 बाई Z2 माइनस Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड टाइम्स e द पावर उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट लिख सकते हैं। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करना होगा स्मार्टली। लेट अस सी हाउ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें कि थोड़ा सा मैं इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करूँगा, येलो वाली लाइन को, ताकि वो एंगल साफ साफ दिख सके, एंड अगेन द ग्रीन वाली लाइन को मैं ऊपर एक्सटेंड करूँगा। और आपको अब पता चल रहा है कि इनके बीच का एंगल ये है π/2, और हम इस π/2 को इस डायरेक्शन में मूव करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन से लाइन से कौन से लाइन की तरफ मैंने मूव किया होगा। तो अगर हमें π/2 को लिखना पड़े तो π/2 को लिखना होगा π/2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ, और ऊपर वाला लाइन जो कि ये है येलो वाला, इसको लिखना होगा Z माइनस Z1 एंड डिवाइड बाय जो जिस लाइन से आपने मूव किया है वो है Z1 माइनस Z0। बट द गुड थिंग इज Z0 तो ओरिजिन है, तो इसको यहाँ से डायरेक्टली हम हटा सकते हैं, इसलिए मिल जाएगा π/2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z1। अब ऐसा मिलते ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ढूंढ सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो
z माइनस z1 डिवाइड बाई z1 का होल मैग्नीट्यूड एंड ई द पावर i, और ये आर्गुमेंट पाई बाई 2. बट यू नोटिस दैट z माइनस z1 का मैग्नीट्यूड, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड का रेशियो लिखा जा सकता है. तो अगर हमारे पास z1 बाई z2 का होल मैग्नीट्यूड हो, सो वी कैन राइट mod z1 डिवाइड बाई mod z2. दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस. तो यहाँ से हम उसको सेपरेट करेंगे तो हम पाएंगे कि z माइनस z1 का मैग्नीट्यूड पहले से गिवन है 4, सो वी कैन रिप्लेस हियर 4, और मॉड्यूलस ऑफ z1 की का जो वैल्यू है वो है 3, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं 3, और ई द पावर i पाई बाई 2 को लिख सकते हैं i. तो हमें मिला z माइनस z1 बाई z1. इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा. सो व्हेन वी simplify it, it will be z minus z1 is equal to 4 by 3 I z1. बट z1 तो हमने पहले ही फाइंड किया था. z1 था क्या? 3 e to the power I pi by 4, और उसको फाइंड करने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी, तो हम लिख देंगे 3 e to the power I pi by 4 then is equal to 4 by 3 I, and then again 3, excuse me, e to the power I pi by 4. जहाँ ये 3 से 3 सिंप्लीफाई कैंसिल हो जाएगा, and z will be now 3 to the power I pi by 4 plus 4i e to the power I pi by 4. So now we can take this e to the power I pi by 4 common, so we will get the exact answer what we were looking for. तो इस मेथड को मैं सबसे बेस्ट या बेटर मेथड मानता हूँ, क्योंकि इसमें डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, मैनिपुलेशन ज़्यादा नहीं करना कि हमें एंगल को इस डायरेक्शन में ऐसे लेना है, मतलब एंगल को उसी हिसाब से लेना है जैसे पहले मेथड में हमने देखा था, या फिर दूसरे मेथड की तरह हमें सभी ऑप्शंस पे नहीं घूमना है. हमें डायरेक्टली इस मेथड को अप्लाई करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस के कॉन्सेप्ट को, एंड देन हमें z की वैल्यू मिल जाएगी. हालांकि ये जो मेथड है इसको कोनी मेथड भी कहा जाता है, बट एनीवे. सो ये 3 मेथड आप कह सकते हो जिससे हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स आई वाज वेरी स्लो इन सॉल्विंग दिस, बिकॉज मेरा टारगेट वैसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट हैं. मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ जो मैथमेटिक्स को डेप्थ में सीखना चाहते हैं और थोड़े से स्लो हैं. एंड बिलीव मी, स्लो लर्नर कैन एक्सेल इन मैथमेटिक्स. सो ये जो था वो पहला क्वेश्चन था 2007 में. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे करेंगे. ऑलराइट, सो इस दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मॉड z दे रखा है 1 एंड z की वैल्यू +1 या -1 नहीं है. देन ऑल द वैल्यूज ऑफ z ओवर 1 माइनस z स्क्वायर इज ऑन. तो इनमें 4 ऑप्शन हैं. इन्हें बताना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इनमें से कहाँ पे स्थित है. तो इसके लिए सबसे पहले जो ये गिवन है उसके बारे में कुछ मैं कमेंट करना चाहूँगा, उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. अगर मॉड z 1 है तो आपको 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना है जब भी क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए. सबसे पहली बात ये कि अगर मॉड z 1 है तो सबसे खुशी वाली बात है कि मॉड z स्क्वायर भी 1 होगा, और इससे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा z बार इज इक्वल टू 1. वाई? बिकॉज मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार. एंड नाउ द सेकेंड वाला जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मॉड z इज इक्वल टू 1 है तो z को हम डायरेक्टली मान सकते हैं कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा. इट डजंट मैटर व्हाट थीटा इज. जब तक कि आर्गुमेंट कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है तब तक हम इसको इजीली मान सकते हैं. जहां आर्गुमेंट का ज़्यादा यूज़ होगा वहां इसको अज्यूम नहीं करेंगे, तो दूसरा कुछ करेंगे. हालांकि इसमें एक और कमेंट मैं कह सकता हूं कि अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 दे रखा है, सपोज कीजिए कि मैग्नीट्यूड उसका 2 दे रखा है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर को माना जा सकता है z इज इक्वल टू 2 एंड देन अगेन कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो उसको मिल सकता हूँ 2 e to the power i थीटा. तो ये आपको ध्यान में रखना है. और इसी से मिलता जुलता एक और
प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नहीं उसका कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि अगर मॉड z इज इक्वल टू 1 है तो ध्यान रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो होगा, लेकिन साथ ही साथ x की वैल्यू यानी कि मॉड x की वैल्यू 1 से छोटी होगी एंड मॉड y की वैल्यू भी 1 से छोटी होगी। और इसी वजह से यहाँ x की जगह पे cos थीटा और y की जगह sin थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, आप जैसे समझ लो। तो इन तीन चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को अप्रोच करना है। बट क्या इन तीनों में से कोई चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगा? लेट अस सी। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताना है, तो रिजल्टेंट को मान लेते हैं कि वो w है जो कुछ भी इस पे आएगा, और अगर सिंप्लीफाई होकर जो कुछ w के बारे में कहा जाए वो इस z बाई 1 - z स्क्वायर के लिए भी सत्य ही होगा। तो इसके लिए आप सिंपल टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं z बार से, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ ऐसा हिंट दिख रहा है क्योंकि ये z कैंसिल होने वाला है। अगर z बार करेंगे तो कुछ कॉमन आएगा। तो यहाँ लिखते हैं 1 की जगह पे z टाइम्स z बार एंड माइनस यहाँ हो जाएगा z स्क्वायर। वी कैन टेक दिस z कॉमन, जिससे ऊपर वाला z गायब हो जाएगा और नीचे बच जाएगा z बार माइनस z। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि z बार माइनस z को क्या लिखा जा सकता है, तो इस पर भी जो चीज़ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप समझिए कि अगर हमारे पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस आई वाई, सो z बार उसका कॉन्जुगेट होगा x माइनस आई वाई। हमें कॉन्जुगेट निकालते वक्त केवल इमेजिनरी पार्ट के साइन को रिवर्स कर देना होता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट z प्लस z बार, सो वी आर गेटिंग 2x। और 2x होने से फ़ायदा क्या होगा कि x की वैल्यू लिख सकती है हाफ ऑफ, नॉट हाफ ऑफ, हाफ टाइम्स z प्लस z बार। और x है क्या? इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं भी दिखती हो जहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने खुद के कॉन्जुगेट के साथ ऐड हुआ हो, तो वो एग्जैक्टली उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट होगा। अगर z प्लस z बार बाई 2 का फॉर्मेट हो तो वो रियल पार्ट हो जाएगा, अगर z प्लस z बार हो तो वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट हो। दूसरी बात ये है कि अगर दोनों z और z बार को ऐड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग 2x यहाँ पे, और यहाँ पे 2x में कहीं भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब आयोटा नहीं है। इसका मतलब z प्लस z बार इज अ प्योरली रियल थिंग, इट इज कॉल्ड प्योरली रियल, चूंकि वो i से इंडिपेंडेंट है। अब आते हैं, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसमें ज़्यादा आप सोचने वाली बात है नहीं। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम, दैट मीन्स z माइनस z बार, उससे कुछ निकल के आने वाला है, लेट अस सी। तो ये मिलेगा 2iy, आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो, जिससे y मिल जाएगा जो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z लिखा जा सकता है, वो हो जाएगा z माइनस z बार डिवाइड बाई 2y, और z माइनस z बार हो जाएगा 2iy, और इसको कहेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी। एक और इम्पॉर्टेंट कमेंट, प्योरली रियल कहो या फिर रियल कहो, इट इज सेम थिंग, इट इज नथिंग लाइक प्योरली रियल, रियल इज जस्ट रियल। हालांकि एम्फेसाइज करने के लिए प्योरली रियल कहते हैं, और यहाँ प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी, बिकॉज एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है। एनीवेज, तो यहाँ पे z बार माइनस z को लिख सकते हैं क्या, 2iy। लेट्स सी, ये हो जाएगा वन मोर थिंग, इट इज z बार माइनस z, नॉट z माइनस z बार। तो चूंकि z बार माइनस z है तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ 2iy, और चूंकि हम चाहते हैं कि बिल्कुल वो प्योर मिले कि वो कैसा है, ये देखने के लिए हमें आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं लिखना चाहिए, तो इस आयोटा को हमें हटाना पड़ेगा। तो हम इसको टेक्निक से हटाते हैं। इस 1 को लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ i स्क्वायर्ड, और यहाँ लिखा सकते हैं नेगेटिव 2iy एज इट इज़, जिससे अब माइनस का साइन और एक आयोटा ऊपर से गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/2y टाइम्स i, जिससे अब ये सीधे पता चलता है कि दिस इज़ अ प्योरली रियल नंबर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा D, और ये W जो होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा। ओके,
अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस क्वेश्चन को हो सकता है कि कोई स्टूडेंट z को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के अजम्पशन से करे, तो उसको भी मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे अगर कोई बीच में फंसता हो। हालांकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे दैट इज़ गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स, दिस इज साइन ऑफ अ गुड मैथ लर्नर। सो यहाँ पे अब मैं दूसरा टेक्निक बताता हूँ, दूसरा मेथड या दूसरा वे। सो इट इज अगेन अनदर वे। सो z को हमने यहाँ माना है कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर w था वो था z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z स्क्वायर्ड। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या करने वाले हैं, इस z की जगह पे लिखेंगे क्या, कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा ऑफ कोर्स, इस 1 को 1 ही रहने देंगे एंड z स्क्वायर को लिखेंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या हम इसको एक्सपैंड करके करें या फिर कुछ और करें। यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डी मोइवर्स थ्योरम। आई एम नॉट श्योर डी मोइवर्स का थ्योरम, सॉरी स्पेलिंग मैंने अगर सही लिखा है गलत लिखा है आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। और ये थ्योरम क्या है कि अगर कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n हो, सो वी कैन राइट कोसाइन n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। मतलब जो ये n है पावर में वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसको समझने के लिए ज़्यादा आपको मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। कैसे, कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा को ऑयलर फॉर्म में लिखते हैं e टू द पावर i थीटा, इजंट इट, ऑफ कोर्स, और टू द पावर है n। और आप इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो एक्सपोनेंट की, अगर एक्सपोनेंट दे रखे हों पावर के पावर में तो एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो यू विल गेट e टू द पावर i n थीटा। तो अब ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया जिसके पास आर्गुमेंट n थीटा है, तो लिख सकते हैं कोसाइन n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और ये एग्जैक्टली वही है। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव। ओके, तो अब हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने वाले यहाँ पे। सो w इज इक्वल टू कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, यहाँ पे आप लिखोगे कोसाइन 2 थीटा, और डायरेक्टली मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को और ये हो जाएगा आई साइन 2 थीटा। अब ध्यान देना है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा और ये cos 2 थीटा हमें डिस्टर्ब कर सकता है। क्या हम cos 2 थीटा को ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी को अप्लाई करके थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। हमारे पास cos 2 थीटा के दो आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें 1 इन्वॉल्व है, क्योंकि हमें इस 1 को हटाना पड़ेगा किसी तरीके से, इसलिए cos 2 थीटा की वो प्रॉपर्टीज हमें देखनी पड़ेगी जहाँ पे 1 इन्वॉल्व है। सो इट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 1 पॉजिटिव है और यहाँ माइनस का साइन है, यानी कि इस पूरे ब्रैकेट के अंदर हमें वो चीज़ रखना पड़ेगा जिससे कि इफेक्ट में 1 नेगेटिव में आए ताकि 1 कैंसिल हो जाए। तो इसलिए अगर हम इसको रखेंगे तो 1 तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसलिए हमें इसे रखना पड़ेगा। हालांकि इसको डायरेक्टली मैनिपुलेट करके 1 माइनस cos 2 थीटा इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखी जा सकती है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और मैं वही करने वाला हूँ। सो दिस 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस आई साइन 2 थीटा। बट वेट, क्या हम साइन 2 थीटा को नहीं सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन, सो लेट्स डू इट। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। सो दिस इज 2 साइन थीटा
times cosine theta, and now I'm going to take this thing common. कॉमन क्या आएगा भाई, 2 sin theta. ऊपर रह जाएंगे भाई साहब cos theta प्लस i sin theta, और डिनोमिनेटर से कॉमन आ जाएगा 2 sin theta, जिस पे यहाँ बच जाएगा sin theta और यहाँ बच जाएगा माइनस i cosine theta. अब एक यहाँ पे फिर से गड़बड़ होगी. गड़बड़ क्या है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म देखते हैं तो उसमें cos थीटा i से इंडिपेंडेंट रहता है और sin थीटा के साथ i अटैच रहता है. तो आपके पास अगर ऐसी समस्या हो तो उससे निजात इजीली पाया जा सकता है. कैसे? ट्रिक याद रखिए. आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 1 तो ओमनी प्रेजेंट है, तो इस 1 साइन थीटा के साथ हमेशा अटैच्ड है और यही 1 मदद करने वाला है. 1 को लिख सकते हैं नेगेटिव i स्क्वायर्ड, तो मैं वो करने वाला हूँ. आई थिंक इट विल बी डन हियर सेफली. सो यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा, और इस पैरेंथेसिस में 1 की जगह पर लिखने वाला हूँ नेगेटिव i स्क्वायर साइन थीटा एंड माइनस i कोसाइन थीटा. इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इन दोनों टर्म में से नेगेटिव i कॉमन ले जा सकता है. ये हो जाएगा कोसाइन थीटा प्लस i साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में हमने कॉमन लिया था नेगेटिव i, 2 साइन थीटा पहले से मौजूद था, तो अब ये जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा यहाँ पे i साइन थीटा और वहाँ पे cos थीटा, जिससे ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर वाले से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ बचेगा 1 बाय नेगेटिव 2i साइन थीटा. और इसके बाद आप इजीली समझ सकते हो कि इस नेगेटिव i को ऊपर फिर मैनेज करेंगे तो ये एक फिर से मिलेगा प्योरली इमेजिनरी क्वांटिटी. ऑलराइट, तो ये 2 क्वेश्चन थे 2007 के. ऑब्वियसली मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं इसको बिल्कुल फटाफट जल्दी कराऊं और मैं आपको एक ट्रिक प्रोवाइड करूं जिससे कि वो 5 सेकंड में या 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए. मेरा उद्देश्य इस सीरीज़ का यही है कि आप मैथमेटिक्स के डेप्थ को समझो. तो मैं जितना कोशिश होता है उसको फास्ट करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इसको सॉल्व करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मैं किसी भी स्टेप को लूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी भी स्टूडेंट को लूज़ नहीं करना चाहता. हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, वो चाहे एवरेज हो, चाहे स्लो हो, चाहे फास्ट हो. एंड आई एक्चुअली बिलीव, इट इज़ माई कन्विक्शन दैट कि स्लो स्टूडेंट भी मैथ डेप्थ में समझ सकते हैं और वो ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ और चीज़ें 2008 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो ये क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने सॉल्व किए हैं या फिर करने वाला हूँ, उन क्वेश्चंस का पूरा PDF आपको लिंक में मिल जाएगा. सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर, एंड लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. थैंक्स.